हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कुछ दिन पहले ये बताया हुआ था, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज वो समय आ गया है। आई होप कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी। होली के बाद का समय है और जैसा कि एनटीए ने शेड्यूल किया है, आपका एग्जाम भी जो है शेड्यूल्ड है 4 to 15 अप्रैल तक। तो आइए देखते हैं कि हम जी मेंस 24 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ में सीखेंगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और मैकेनिज्म सीखेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी, इसी मैकेनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे, जिससे हमारे इस अकेले क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाए, जो इस टाइप के क्वेश्चन किसी कमिंग पेपर में आए फ्यूचर में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है केमिस्ट्री का जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस कंपल्सरी करने होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, और 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कि वहां पे जो है आपको जो करने होते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन। ओके, और हर एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड एक्स अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव इलेक्ट्रॉन वाई। ये है आपका रिएक्शन और ये बना आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट आपका हाइड है, नहीं पता है कि रिएक्टेंट हमारा क्या है। प्रोडक्ट दिया गया है और ये रीजन दिया गया है। ये जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं ये भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जैसे ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x + 5 = 12, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो क्या होगा, 12 - 5 करोगे 7 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे तीन चीजें हैं, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है और रीजेंट है। प्रोडक्ट दिया है, रीजेंट दिया है, आपको एक जो है वेरिएबल निकालना है, कंपाउंड एक्स के बारे में पता करना है। अभी यहां देखोगे ध्यान से तो रिएक्शन से ही जो गिवन है क्वेश्चन में, वहां से ही हमें कुछ क्लू मिल जाएगा। क्या क्लू मिल जाएगा? पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये कितने मेंबर इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 मेंबर से हमारा मतलब कि उसके कॉर्नर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है और ये इलेक्ट्रॉन वाई बना रहे हैं। अब आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन भी हेल्प करता है आपका सॉल्व करने में क्वेश्चन। 5 मेंबर रिंग है। अब देखो, एक इंक्लूडिंग 1 ऑक्सीजन, तो कार्बन कितने हुए? 4। अब यहाँ देखो इस ऑप्शन में, अब देखो यहाँ पे 2 CH3 भी लगे हुए हैं और ऐसा ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऐसा ऑप्शन आपके पास 2 है, बट हमको ओवरऑल इस रिएक्टेंट प्लस सारे रीजन्स का यूज करके 4 कार्बन ही रखना है रिंग में। तो यहाँ पे कितने कार्बन हुए? 1 2 कार्बन तो यहाँ से मिल जाएंगे। अब हमारे रिजल्ट में 2 कार्बन ही होना चाहिए जो कि रिंग बनाए, ओके, और जिसमें CH3 भी हो। तो इतना एनालिसिस करने के बाद इन दो ऑप्शंस में भी ये भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 कार्बन है। हमारे पास बचा ये ऑप्शन जो कि अल्टीमेटली करेक्ट है। तो ये तो हो गया करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि हमको आ रहा है, हमने समझा, हमने क्लू फाइंड आउट किया और ये हमने करेक्ट आंसर लगा लिया। बट ये पता कैसे चला कि यही कंपाउंड बनेगा? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हमको पता होगा रीजेंट्स के बारे में तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमको रिएक्टेंट पता हो गया, मतलब कंपाउंड एक्स आपका ये है, इलेक्ट्रॉन ये बना है। और ये रीजन्स का क्या काम है भाई? ये 3 रीजन अलग अलग क्यों दिए गए हैं? तो इसी से रिलेटेड अब इसका हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, तो चलिए, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं इरेज। ये क्वेश्चन हो गया आपका इरेज यहां से, बट आपके वीडियो से इरेज नहीं होगा, घबराइएगा मत। आपकी वीडियो में क्वेश्चन
मौजूद रहेगा। ये आपका कंपाउंड एक्स है। अब रीजेंट क्या, पहला रीजेंट क्या था, पहला रीजेंट आपको दिया था, पहला रीजेंट कुछ इस प्रकार से दिया था, HCHO KOH, ये पहला रीजेंट है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रीजेंट, रीजेंट का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे ये बेसिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड रखा गया है। तो बेस क्या करेगा, बेस का मेन काम यहाँ पे है, जैसा कि मैं पहले बता देता हूँ, ये एल्डोल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। फर्स्ट रीजेंट जो है एल्डोल रिएक्शन कराएगा। ओके, तो बेस का फंक्शन होगा किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। बेस क्या करता है, बेस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, यहां से हटाता है। तो बेस जो KOH है, बेस इस फॉर्म में रहता है, K+OH माइनस के फॉर्म में रहता है, आयनाइज होता है, एक्वा सॉल्यूशन में यूज करते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, जो कि होता है एसिडिक इन नेचर, और ये है बेस। ये बेस अटैक करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन पे और अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H+ को। जो ये एल्डिहाइड है कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बेनायन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बेनायन में। कैसे, ऐसे। ये बन गया कार्बेनायन। कार्बेनायन क्या है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ये कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किसी पॉजिटिव कार्बन पे, एक पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये हो गया आपका, इसे हम क्या कह देंगे, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही। मतलब ये नाभिक से स्नेह करेगा। नाभिक आपका जैसा कि फोल्ड में बताया था पॉजिटिव होता है, ये कहां पे अटैक करेगा, किसी नाभिक पे। पहले रीजन का बेस का काम खत्म। अब आ गया HCHO। HCHO क्या है, सभी जानते हैं कि ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहां पे देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करे तो सब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड होता है बहुत वीक, सबसे पहले वही ब्रेक होगा। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस पे। तो इस टाइप से ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी यहां से। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बन गया ये वाला कंपाउंड। कैसे, HHO-, ये पोर्शन इसका है फॉर्मेल्डिहाइड वाला, और ये पोर्शन है आपका इसका, दो CH3 लगे हुए हैं और यहाँ पे CHO ग्रुप है। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड वाला पोर्शन। ओके, तो आपका ये जो है कंपाउंड बना। अब क्या, इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसको तो OH बनना है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अभी ये जो है एनायन के फॉर्म में है, तो क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि जहां पे अभी ने इसने जब OH ने H+ लिया था तो ये बन गया था H2O, और ये K+ अकेले टहल रहा था, तो H2O बना है। ये क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस H2O को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, ये इस H2O से H+ क्या करेगा, ले लेगा, H+ ले लेगा, फिर से बन जाएगा क्या, ये OH माइनस, और फिर से KOH आपका जो है, ये KOH, और ये जो बनेगा OH माइनस मिल के बना लेंगे KOH, फिर से प्रोड्यूस हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया। और ये इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, इस ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज था इसको मिल गया प्रोटॉन, मतलब ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से बन गया। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज गायब हो गया।
ये कुछ इस टाइप से आपका बन गया। अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया SCHO और इस कंपाउंड का एडिशन हो गया, योग हो गया जिसे हम कहते हैं। ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब ये फर्स्ट रीजन का कमाल है, फर्स्ट रीजन से आपका फाइनली ये कंपाउंड जाके बन गया। आइए अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रीजन क्या है, CN एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KCN है, पोटेशियम साइनाइड, और KCN होता है K प्लस CN माइनस के फॉर्म में। अब जो KCN है ये क्या है, जब हम अगर अलग से साइनाइड, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन होगा तो ये आयनाइज्ड फॉर्म, आयनाइज्ड होगा, एल्कोहलिक सोल्यूशन है, तो CN माइनस अलग होगा, K प्लस अलग होगा, और CN माइनस भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो CN माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे न्यूक्लियस बनने का चांस होगा या नाभिक बनने का चांस होगा। तो इस प्रकार ये आपका जो CN माइनस है अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और फिर से यहाँ पे आपका C डबल O बॉन्ड ब्रेक होगा और CN माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इस टाइप से ये बना लेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बना लेगा, या इसे जेम हाइड्रॉक्सी साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। तो आपका जो ये कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो गया ओवरऑल इसको हम जो H अलग अलग है ऐसे लिख सकते हैं। हमने इन दोनों CH3 को एक साइड करके ऐसे लिखा। यहां पे आपका जो है O माइनस है और यहाँ पे CN माइनस लग गया साइनोहाइड्रिन, ओके, आके अटैच हो गया, और यहाँ पे आपका H है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसे एक H प्लस चाहिए। एल्कोहलिक KCN है, तो सॉल्वेंट से क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा। सॉल्वेंट से क्या करेगा, H प्लस ये ले लेगा। सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा और इस पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ये हो गया अब तक का आपका कंपाउंड। अब तक आपको ये कंपाउंड जाके मिला, ओके। अभी तक आपको ओवरऑल ये कंपाउंड मिल पाया। अब क्या होगा, आपको दिया है कि H3O दिया है, H3O प्लस दिया हुआ है, उसका क्या टास्क है, यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, CN कन्वर्ट हो जाता है C डबल OH ग्रुप में, ओके। उसकी मैकेनिज्म होती है, बट इस सोल्यूशन के पर्सपेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, उसको हम अलग वीडियो में समझाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द साइनाइड या फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया, ये H3O के साथ मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर इसकी होगी, ये कन्वर्ट हो गया आपका ये आपका कन्वर्ट हो गया, हमने इसको इधर लिखा, इसको लिखा इधर, और ओके, और ये हमारा हो गया, ओके, ये हमारा हो गया मतलब ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया ओवरऑल इसमें, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो OH है, एक ये है और एक ये है। अब ये दो OH क्या करेंगे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, कहां पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोनिल वाले कार्बन पे। अब मैं बोल रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोनिल वाले कार्बन पे, मतलब कि ये C डबल OH कैसे लिखा होता है ओवरऑल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल OH। ये होता कैसे है, यहाँ पे कार्बन से एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ होता है। अब चाहे ये OH अटैक करे इस पे कार्बन पे, या फिर ये OH अटैक करे, ओके।
तो अगर ये OH इस पे अटैक करेगा तो 1 2 3 मेंबर्ड 1 2 3 मेंबर लैक्टोन बनेगा। अगर ये OH अटैक करेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर आपका लैक्टोन बनेगा। हम बढ़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो 3 मेंबर जो है लैक्टोन आपका कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए जो है इसका अटैक नहीं होगा, इस वाले का अटैक जो है होगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, और ये डबल बॉन्ड टूट के जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा इस ऑक्सीजन पे? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला प्रोटॉन यहाँ चला गया, यहाँ पे हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे हो जाएगा H+ ट्रांसफर एंड लैक्टोन फॉर्मेशन। यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोन फॉर्मेशन, H+ ट्रांसफर होगा, लैक्टोन फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। जो कंपाउंड फाइनली बनेगा आपका, वो कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनेगा। CH3 ये दोनों हो गए, ये CH2 हो गया, ये O हो गया जहां से प्रोटॉन निकल के गया था जो अटैक किया है कार्बन पे, ये जो है आपका कार्बन हो गया। अब ये कुछ ये OH, और ये भी क्या बना, ये OH बन गया, ये भी OH बन गया, और आपका ये वाला है, ये तो हुआ नहीं, इसने अटैक किया नहीं, ये आपका OH जो है यहां पे पड़ा हुआ है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, पानी, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H+ इससे ले जाएगा, और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ओके, ये बन जाएगा OH- बनेगा, H+ यहाँ से लेगा, और ऑक्सीजन पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो ओवरऑल जो कंपाउंड आपका बनेगा, यहाँ पे स्पेस अभी कम है तो हम यहीं पे दिखा देते हैं कि ओवरऑल जो वाटर जब निकला, तो वाटर निकल गया, जब वाटर निकल गया तो ये ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ पे हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका लैक्टोन। लैक्टोन मतलब हाइड्रोक्सी लैक्टोन है, बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप है, और ये एक साइक्लिक एस्टर बन गया। एस्टर ग्रुप क्या है, ये पूरा आपका एस्टर ग्रुप हो गया, और ये साइक्लिक फॉर्मेट में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लैक्टोन। ये कौन सा लैक्टोन है, ये हो गया आपका Y, कंपाउंड Y, जो कि बना है लैक्टोन। पहले क्या हुआ, पहले आपका एल्डोल रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे कंपाउंड X में HCHO क्या हुआ, ऐड हुआ, कुछ ऐसा बना, इस वाले कंपाउंड को H मिला, ओवरऑल ये बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइनाइड का अटैक हुआ कार्बन पे, साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन जो हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन बना, ये साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस हुआ H3O+ की प्रेजेंस में। अब जो हाइड्रोलाइज साइनोहाइड्रिन है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फॉर्म हो चुका है, वो कुछ इस प्रकार से लैक्टोन में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मैकेनिज्म में बताया गया। तो आपका ये वाला कंपाउंड मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट 3 रीजन्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया फाइनली साइक्लिक लैक्टोन में। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और आंसर हुआ कैसे, यहाँ पे 3 रीजन दिए थे, एक आपका हिडन जो है रिएक्टेंट था, और एक आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट था। इससे आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कथन एवं कारण। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक कथन दिया रहेगा, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, और उसके पीछे एक रीजन दिया होगा। तो आपको देखना है कि क्या
कथन और कारण दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसको आपको थिंक करना होगा कि ये सही है गलत है, क्या ऐसा सचमुच में होता है। उसके पीछे रीजन दे दिया कि I इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द गुड लिविंग ग्रुप। ये कारण बता रहा है ऊपर वाले कथन का। तो कह रहा है कि I जो है, I माइनस जो है आयोडाइड आयन जो होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा नाभिक स्नेही है और एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। मतलब ये मॉलिक्यूल को छोड़ के भी अच्छे से रह सकता है, मतलब गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, तो आइए देखते हैं कथन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड क्या होते हैं? CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, कोई भी एल्किल ग्रुप क्लोरीन में ऐड कर दो। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एल्किल क्लोराइड, इसका कराया हाइड्रोलिसिस। ओके, इसका हमने कराया हाइड्रोलिसिस, या केवल वाटर ही लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन, वाटर को ऐड करना। अब ये एक स्लो प्रोसेस है, क्यों? आइए देखते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोराइड कराएं तो ROH प्लस HCl बनने के चांसेस होते हैं, बट ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है। आइए वही दूसरी जगह देखते हैं। अगर एक एल्किल आयोडाइड होता तो यही हाइड्रोलिसिस आपका फास्ट होता। क्यों ऐसा होता? ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। यहीं पे इसका जो है मिस्ट्री छुपा हुआ है। क्यों? I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। मतलब किसी से बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है और किसी से बहुत जल्दी से आराम से दूर भी चला जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaI? NaI का क्या रोल है, आइए समझते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोराइड। एल्किल आयोडाइड अगर हो तो आयोडाइड का फास्ट होगा, इसका स्लो होगा। बट यहाँ पे NaI है, ये तो दिया नहीं है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ NaI? तो देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप से क्लोरीन का टूटना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। क्यों ऐसा होता है? ओके, बट NaI की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस इंक्रीज कर जाती है। तो NaI का कंट्रीब्यूशन क्या है देखते हैं। NaI ये आपका इस टाइप से आयोनाइज हो सकता है I माइनस में। अब I माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो इसका बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली हो जाता है, जल्दी से इसको छोड़ के चला जाता है। बट ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। सबसे अच्छी बात ये है, लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NaI से अलग होने के बाद क्या होता है कि I पे आता है नेगेटिव चार्ज, और I का साइज होता है बहुत बड़ा, तो वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से क्या करता है, बियर कर सकता है। I माइनस ठीक वैसे ही है किसी एक अच्छे इंसान जैसा, जो जल्दी किसी का फ्रेंड बन जाता है। ओके, और अगर उसको ढेर सारी नेगेटिविटी दे दो, डिटैचमेंट भी हो जाए या उसका ब्रेकअप भी हो जाए, तो सारी नेगेटिविटी को आराम से अपने ऊपर ढो लेता है, रखने में भी सक्षम है। तो I क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो इसलिए I बहुत तेजी से न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि ये किसी पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव कार्बन प्रोड्यूस होने के चांसेस हो, वहां बहुत तेजी से अटैक भी कर लेता है, क्योंकि इसके पास I माइनस नेगेटिव चार्ज है। ओके, मतलब जल्दी से इस पॉजिटिव कार्बन से बॉन्ड भी बना लेगा। ओके, तो ये क्या, कैसे इसके हाइड्रोलिसिस को इंक्रीज करता है? तो यहाँ पे होता क्या है कि RCl, अब ये क्या है, NaI का क्या हुआ है, आयोनाइजेशन हमने मिला दिया। तो ये I जो होता है ये बैक साइड से अटैक करेगा RCl पे और RCl निकलेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया आपका
IR एल्किल आयोडाइड प्लस Cl माइनस। यहां पे इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल वाला काम किया। I माइनस ने न्यूक्लियोफाइल वाला काम किया क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन की कंपैरिजन में, तो ज्यादा चांसेस R के साथ बने रहने का आयोडीन का है, मतलब आयोडाइड आयन का है। अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, अगर कोई इसे डिस्टर्ब करता है, कोई और R पे अटैक करता है तो I जल्दी से निकल भी सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर H2O अटैक करेगा RI पे, तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये निकल जाएगा। ये क्या करेगा, निकल जाएगा आसानी से, और I माइनस के फॉर्म में आराम से रह सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा स्पेस, सरफेस एरिया ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज को आराम से बियर कर सकता है। तो जब H2O अटैक करेगा तो यहां बन जाएगा ROHH प्लस। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, दो हाइड्रोजन भी लगे हैं, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से अपना जो है कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव साथ, मतलब न्यूट्रल हो गया, और ये हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। ओवरऑल मतलब क्या बन गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया ROH में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसको यहां रख देता हूं, और प्लस बन गया ROH, मतलब एल्किल क्लोराइड का, यही तो है एल्किल क्लोराइड। ओवरऑल देखेंगे तो एल्किल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। ओके, एल्किल क्लोराइड का हो गया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। ये एल्किल क्लोराइड था आपका, यहाँ पे आयोडीन ने अटैक किया था, इधर से एल्किल आयोडाइड बना प्लस Cl माइनस। ये गुड लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। H2O ने अटैक किया R पे, ये हुआ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन निकला, आपका ROH बना। इस टाइप से आपका एल्किल क्लोराइड का आसानी से कन्वर्जन हो गया एल्किल हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कोहल में, और ये रिएक्शन जो स्लो थी NaI ने आके इस रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। ओके, मतलब हाइड्रोलिसिस को इंक्रीज कर दिया। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं, hydrolysis of an alkyl chloride is a slow reaction, but in presence of NaI the rate of reaction hydrolysis increases. Correct. I minus is a good nucleophile as well as a good leaving group. ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये भी करेक्ट। तो मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें असर्शन और रीजन जो होंगे दोनों करेक्ट हैं। अब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो जो ऑप्शन इसमें जिसमें दिया है ऑप्शन सी, इसमें आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन सी दिया होगा वो मतलब असर्शन और रीजन आपका दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन थर्ड है हमारा ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए KF is greater than KI, LIF is greater than KF, मतलब कि KF में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है KI से, LIF में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है KF से। वैसे यहाँ बी में भी ग्रेटर साइन जो है ये बता रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, KI में ज्यादा है KF से, LIF में ज्यादा है KF से। SnCl4 में ज्यादा है SnCl2 से, एंड CuCl में ज्यादा है NaCl से। डी में LIF में ज्यादा है KF से, एंड CuCl में कम है NaCl से। KF में कम है KI से, CuCl में ज्यादा है NaCl से। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पे यहाँ पे हमको मिला है ऑप्शन ए CE ओनली, ऑप्शन 2 BC ओनली, ऑप्शन 3 BCE ओनली, एंड ऑप्शन 4 AB ओनली। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके लिए हम सबने पढ़ रखा है फजान्स रूल। फजान्स रूल के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। तो फजान्स रूल के बेस पे हम डिटरमाइन करेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उसी के बेस पे हम करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। सॉरी, आइए देखते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल के अंडर में हम पढ़ेंगे 3 रूल्स
जो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस मतलब कैटायंस इन आयंस। चार्ज ऑन आयंस मीन्स चार्ज ऑन बोथ आयंस। जितना ही ज्यादा चार्ज होगा आइदर ऑन कैटायन और ऑन एनायन, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा रूल, सेकेंड रूल ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन। अब कैटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और इसी से मिलता जुलता एनायन की साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। मतलब एनायन की साइज जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा उस कंपाउंड में। थर्ड, कैटायंस हैविंग नॉन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, cations having non-noble gas configuration show more polarization, hence more covalent character। तो ऐसे कैटायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा नहीं होता है वो ज्यादा पोलराइज कर पाते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसको चाहिए ही नहीं, तो क्यों पोलराइज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए ही नहीं। तो आइए देखते हैं फजान्स के रूल के बेसिस पे। अब यहां देखते हैं तो KF, KI, LIF, KF में क्या कौन सा रूल लगेगा। तो यहां देखो कैटायन सेम है तो हम आते हैं एनायन पे। एनायन पे चार्ज भी सेम है F माइनस I माइनस, तो हम देखेंगे साइज ऑफ एनायन। जैसे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे हम ग्रुप में जाते हैं हैलोजेंस में, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, आयोडीन की साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो कैटायन सेम है, आयोडीन की साइज, आयोडाइड की साइज मतलब आयोडीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होना चाहिए। बट यहां ज्यादा शो कर रहा है, होना कहां ज्यादा चाहिए, KI में, बट ग्रेटर का साइन लगा है इधर, तो ये गलत है। IF और KF में, तो यहाँ पे FF सेम हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे Li और K, मतलब लिथियम और पोटेशियम का। लिथियम और पोटेशियम क्या है, एल्कलाइन जो है मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन मेटल्स के कैटायन है। तो लिथियम का साइज छोटा होता है पोटेशियम से, तो कैटायन सेम ही है, तो लिथियम ज्यादा पोलराइज करेगा क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। लिथियम का साइज छोटा है KF से, सॉरी पोटेशियम से, तो लिथियम ज्यादा पोलराइज करेगा, इसलिए पेयर आपका क्या है, सही है। ओके, बट दोनों पेयर देखना है हमको, तो दोनों को मिला के ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। आयोडीन का साइज क्या है, ज्यादा बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा KI में, तो ये आपका सही है। LIF, KF ऊपर सेम सेम है, ये भी सही है, इसलिए आपका स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। आइए देखते हैं SnCl4, SnCl2 में, CuCl और NaCl में। SnCl4 में Sn पे है 4 पॉजिटिव चार्ज और SnCl2 में है Sn पर 2 पॉजिटिव चार्ज। Sn जो है कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, ओके, जो कि प्रेजेंट है कहां पे, ये प्रेजेंट है आपका 5th पीरियड में Sn। तो आइए देखते हैं क्या होता है।
SnCl4 और Sn2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जो SnCl4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, SnCl4 मतलब Sn4 का 4+ का, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। Sn का एटॉमिक नंबर होता है 50, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया 4, तो बचे इलेक्ट्रॉन कितने 46। तो आइए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्रिप्टॉन 4d5s, क्रिप्टॉन में हो गया 36, बचे यहाँ पे कितने, यहाँ पे बचे आपके 46, क्रिप्टॉन में 36, 4d 10 5s 0। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉन नोबल गैस है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नॉन नोबल गैस, ये ज्यादा पोलराइज करेगा। क्या करेगा, ये ज्यादा पोलराइज करेगा Sn2+ से। बट पहले हम Sn2 के बारे में भी जान लेते हैं। Sn2+ 50 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने, 2 निकल गए 48, इसी में 2 बढ़ा दो, (5s2) आउटर मोस्ट शेल में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें होते हैं हीलियम में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइक नोबल गैस हो गया, लाइक नोबल गैस लेस पोलराइजेशन। ये लेस पोलराइजेशन करेगा तो Sn2+ में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ओके, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। CuCl एंड NaCl, CuCl और NaCl जो है एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। NaCl जब Na+ बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, लाइक नोबल गैस। और जब Cu+ बनेगा तो आर्गन 18, इसमें बचा है 28 इलेक्ट्रॉन, 3d 10 4s0। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ नॉन नोबल गैस, मतलब मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन। तो Cu+ क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा Na+ के कंपैरिजन में। तो CuCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए देखते हैं LiFKF, LiFKF ये स्टेटमेंट तो सही है, हमने पहले भी कर चुके हैं। बट CuCl स्मॉलर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl, ये रॉन्ग है, ऊपर अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। तो ओवरऑल पेयर अगर हम देखें तो ये गलत हो गया। तो CuCl NaCl हमने जस्ट अभी ऊपर प्रूव किया है, करेक्ट है। और Kf स्मॉलर देन Ki एग्जैक्ट सेम है, ये भी सही है। तो आपका ई स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब आइए देखते हैं ऑप्शन। CE ओनली रॉन्ग, BC ओनली रॉन्ग, BCE ओनली करेक्ट। BCE स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 3 जाता है करेक्ट। Next question, fourth. Increasing order of stability of the resonance structure is A. This structure, B. This, C. This, and D. This. Options हैं CDBA, CDAB, DCAB, DCBA। जैसा कि NTA ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट एक्सेप्ट किया था और ये ऑर्डर करेक्ट है भी नहीं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इस पे जो है एनटीए ने बोनस मार्क्स दिए थे। क्या किया था, बोनस मार्क्स। इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट जब भी हम रेजोनेंस टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन का जिक्र अवश्य करेंगे। ओके, इसमें बोनस मार्क्स था, मतलब सबको 4 मार्क्स टू ऑल, सबको 4 मार्क्स दे दिए गए थे, क्योंकि क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। द 5th क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड
has been calculated to be 3.87 Bohr magneton. The metal is, कह रहा है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, तो हमें देखना है कि किस मेटल से रिलेटेड ये हो सकता है। यहाँ पे मेटल के कैटायन दिए गए हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के। ओके, तो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, इसे मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं म्यू से इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन की फॉर्मूला होता है, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, n होता है, ये बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cr2+, Mn2+, V2+, Ti2+। ओके, तो हमारा जो ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है वो होता है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, निकल 28, 28, उसके बाद कॉपर 29, उसके बाद जिंक 30। ये 3D सीरीज में एलिमेंट होते हैं। तो टाइटेनियम पहले देखते हैं। टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। अब अगर ये Ti2+ बन जाता है तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है आर्गन 3d2 4s0। ये हो गया कॉन्फिगरेशन आपका टाइटेनियम का। वैसे ही देखते हैं वैनेडियम का। वैनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। अगर हम वैनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचे कितने? 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टाइटेनियम में एक बढ़ा दो 3d3 4s0 मतलब 0। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हो गया Cr2+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या करोगे? वैनेडियम में एक बढ़ा दो 3d4 4s0। उसके बाद आता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचे 23 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो है कॉन्फिगरेशन कैसे होगा? आर्गन रखो और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ओके, अब देखो 3d2 3d3 3d4 3d5। डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5। यहां पे जब आप कैलकुलेशन करोगे ये हमारा हो गया इक्वल टू 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 + 2, ये हो गया 2 + 2 4 2 जा 8। 4 2 जा 8 का रूट निकालोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 2.82 क्या? बोर मैग्नेटॉन। ओके, नाउ वैनेडियम 2+ का इसका निकाल के देखते हैं। इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 3। तो 3 + 2 3 जा 5 3 जा 15। इसका हो जाएगा आपका 3.87 approximately। ओके, नाउ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 4 4 + 2 4 2 6 4 4 4 जा 24। इसका हो जाएगा
4.89 bm। नेक्स्ट 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव मोमेंट हो जाएगा √5, 5 + 2, 5 × 2 = 7, 5 × 35, 35 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5.91 अप्रोक्सीमेट आएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन से मैच कराते हैं। कैलकुलेटेड टू बी 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन किसका है? इसका वैनेडियम 2+ का। वैनेडियम 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, तो इसलिए हमारा जो है मेटल होगा, मतलब यहाँ पे मेटल कैटायन दिया हुआ है, वो हो जाएगा वैनेडियम 2+। इस टाइप से आपका ऑप्शन थर्ड जाता है करेक्ट। और वैसे भी एक ट्रिक है कि अगर ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, अगर 2 अनपेयर्ड है तो 0.8 के आसपास लगा दो, 3 है तो 8 के आसपास, 3 पॉइंट करके, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73, जैसा आप जानते होता ही है, तो मतलब 1 अनपेयर्ड है पॉइंट करके 7 8 के आसपास लगा दो, मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट हो जाएगा। 5 अनपेयर्ड है तो 5.91, डेसिमल के बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ, बाकी 5 अनपेयर्ड लेफ्ट साइड डेसिमल के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही रखो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एज द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। ए रिवर्बरेटरी फर्नेस के आगे लिखा हुआ है पिग आयरन, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एल्यूमिनियम, ब्लास्ट फर्नेस सिलिकॉन, जोन रिफाइनिंग फर्नेस कॉपर लिखा हुआ है। तो अब हमको कराना है मैच। रिवर्बरेटरी फर्नेस को हम हिंदी में परावर्तनी भट्टी भी कहते हैं। परावर्तनी भट्टी भी कहते हैं, या भट्टी लिखा होता है, भट्टी भी कहते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस या परावर्तनी भट्टी यूज होती है कॉपर के ओर्स के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, कॉपर को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, गलनांक से नीचे टेम्परेचर पे इसमें पर्याप्त एयर सप्लाई की जाती है और कॉपर के सल्फाइड ओर्स की प्रोसेसिंग की जाती है। कहाँ पे? रिवर्बरेटरी फर्नेस, या जिसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। तो ए का हो गया आपका 4th, मतलब ए जा रहा है 4th में कॉपर के रिस्पेक्टिव में। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक जो प्रोसेस होता है ये होता है एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए, इसका यूज किया जाता है प्रोसेसिंग में एल्युमिनियम के, जिसे हम हॉल एंड हेराल्ड मेथड भी कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेकंड पर, जहां पे एल्युमिनियम की प्रोसेसिंग होती है। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में वात्या भट्टी भी कहा जाता है, वात्या भट्टी भी कहा जाता है, जहां पर आयरन की प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी जो होती है ये यूज की जाती है आयरन के प्रोसेसिंग में, जहां पे पिग आयरन बनता है। पिग आयरन क्या है? पिग आयरन को हम कह सकते हैं कच्चा लोहा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पिग आयरन। ओके, इसमें जो होता है 4% कार्बन होता है, 4% इसमें होता है कार्बन। एक होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है, 3% कार्बन यहां पे होता है, 3% कार्बन। कास्ट आयरन बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, ये हार्ड और एंड ब्रिटल, मतलब गिरेगा टूट जाएगा और बहुत कठोर होता है। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है? राट आयरन। राट आयरन ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। राट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है।
अगर कभी आप मार्केट गए हो और वहां पे आपने प्रेशर कुकर परचेज किया हो तो उसमें पीछे लिखा होता है रॉट एल्यूमिनियम, मतलब सबसे शुद्ध एल्यूमिनियम से बना हुआ आपका अटेंसिल्स, मतलब बर्तन या प्रेशर कुकर। तो रॉट आयरन का मतलब होता है सबसे शुद्ध लोहा। पिग आयरन बनता है कहाँ पे? ब्लास्ट फर्नेस में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। ये भी रिवर्बरेटरी फर्नेस भी कॉपर के प्रोसेसिंग में। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, जिसे हार्ड और हेराल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ बचा आपका डी, जोन रिफाइनिंग फर्नेस। एनसीईआरटी में फर्नेस की जगह जोन रिफाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, वहां फर्नेस का जिक्र नहीं किया गया है। तो जोन रिफाइनिंग फर्नेस या जोन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया गया। बचा क्या? सिलिकॉन। तो ये इसके लिए आपका यूज किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें इंडक्शन कॉइल्स होती हैं और एक मोल्टन रॉड होती है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो इम्प्यूरिटीज होती हैं मोल्टन स्टेट में होती हैं और प्योर मेटल आपका नॉन मोल्टन स्टेट या कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में होता है। इसमें क्या होगा, यहां पे इंडक्शन कॉइल लगी होगी जो कि हीट प्रोवाइड कराएगी। ओके, और यहां पे एक रॉड होगी जिसमें अब जैसे जैसे ये इंडक्शन कॉइल आगे मूव करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग होगी और जो इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज इस मोल्टन पार्ट में आती जाएगी, सॉलिड जो होगा बचता जाएगा। तो फाइनली सॉलिड बचेगा, मोल्टन पार्ट जो होगा इम्प्योरिटीज मेल्ट होकर इस पार्ट में चली जाएंगी और उसको फिर हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है काफी डिटेल में। ओके, तो ये जोन रिफाइनिंग प्रोसेस फर्नेस ना करके जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में बात किया है एनसीईआरटी में। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस जिसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं कॉपर ओर्स के केस में, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एल्यूमिनियम के केस में, ब्लास्ट फर्नेस जिसे हम बात्या भट्टी कहते हैं, ये पिग आयरन यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसमें 4% कार्बन होता है। जोन रिफाइनिंग फर्नेस या जोन रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है वो सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में बात करता है। तो आइए देखते हैं ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो ये मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स, या मैच द कॉलम से हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है हमारा। इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स शो रेगुलरिटी full stop when frequency to the power n, that is nu power n of X-ray emitted is plotted against atomic number z, full stop, following graph is obtained। ये ग्राफ आपको बनता है। ओवरऑल इजी लैंग्वेज में हम क्वेश्चन की बात करें तो जब हम फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे पावर n होता है और ये z होता है एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रा की फ्रीक्वेंसी का पावर n x एक्सिस पे और y एक्सिस पे z एटॉमिक नंबर के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, द वैल्यू ऑफ n इज, जो u पे पावर n है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, 2, हाफ और 3। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक नंबर की बात किया है फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो क्वेश्चन आया है मोजले इक्वेशन से आया है। जब आपकी ओल्ड पीरियोडिक टेबल क्या थी, एटॉमिक रेट पे बेस्ड थी। मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो है आपकी पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट होते हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है। जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ओपन करोगे तो आपको एक इक्वेशन देखने को मिलता है जिसे हम जो कि मोजले इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और
एटॉमिक नंबर के बीच क्या रिलेशन होता है। ये ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ये हो गया न्यू फ्रीक्वेंसी अंडर रूट इक्वल टू ए इन ब्रैकेट कैपिटल जेड माइनस स्मॉल बी। यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है और न्यू आपका जो है फ्रीक्वेंसी है अंडर रूट में। ओके, तो आइए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ए जेड माइनस ए बी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो y की जगह क्या आ गया, अंडर रूट न्यू आ गया। एम एक्स, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, z, तो एक्स एक्सिस पे आ गया आपका z, जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और c को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ए बी, m को रिप्रेजेंट कर रहा है a। तो एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन बनेगा। ओके, बनाइए। हमको ये देखना है कि y एक्सिस पे क्या आ रहा है, y एक्सिस पे आपका आ रहा है अंडर रूट न्यू। अंडर रूट न्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर हाफ इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, x एक्सिस पे क्या है, z है, y एक्सिस पे क्या है, न्यू पावर हाफ है। तो कंपेयर करते हैं, y एक्सिस पे न्यू पावर हाफ है, ये उस वाले ग्राफ में, आपका कंपेयर करने पे न्यू न्यू, और यहां पे आपका आ गया n इक्वल टू हाफ, वही हमारा डिजायर्ड ऑप्शन है। मतलब कि इस ग्राफ में जो n की वैल्यू है वो हाफ आएगी, और इस टाइप से हमारा जो है ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो ये इक्वेशन जो है बहुत ही इजी था। ओके, ये बेस्ड है आपका मोजले के इक्वेशन पे, जो कि आपकी बुक ओपन करते हैं तो वहां ये मिलता है मोजले इक्वेशन। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था और बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। जिसके बाद आपकी पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाली आई, जिसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी जो होती है एटॉमिक नंबर पे बेस होती है, ना कि एटॉमिक वेट्स पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फास्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फास्फोरस ऑक्सो एसिड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ सिल्वर मिरर मतलब कि Ag दे सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन HPO3 ब्रैकेट N H4P2O5 H4P2O6 H4P2O7। अब ऑप्शन देख के तो इसका प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा टफ है, तो आइए हम इन सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं और जानते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और इनके एक्चुअल नाम क्या होते हैं। तो इसका नाम है आपका, जैसा आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पॉली मेटा फास्फोरिक एसिड। इसको हम कहते हैं पॉली मेटा फास्फोरिक एसिड। ये हो गया आपका पायरो फास्फोरस, ये हो गया आपका हाइपो फास्फोरिक एसिड, ये हो गया आपका पॉली फास्फोरिक या डाईफास्फोरिक एसिड।
ओके। ओके, तो अब हम बना लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनने से आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन रिएक्शन देगा कौन रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे बनता जाएगा और एक यूनिट में क्या होगा, एक यूनिट में आपका हो जाएगा N। तो क्या हो गया, HPO3N, HPO3N यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ओके, ऐसे ही मूव करते जाएगा। पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी फास्फोरस के डबल से ज्यादा, मतलब अगर ये इवन में है और ये ऑड में है, तब फास्फोरस डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। आइए देखते हैं, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑड है तो दो फास्फोरस हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, बचे 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो फास्फोरस की वैलेंसी क्या कंप्लीट करनी है, 5 करनी है। डबल बॉन्ड हमने लगा दिया ऑक्सीजन, बचा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहां पे हो जाएगा H H OH OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर, ये भी इवन नंबर ये भी इवन नंबर, तो फास्फोरस फास्फोरस डायरेक्ट अटैच होगा यहां पे। ओके, यहां पे 6 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट, पॉलीफॉस्फोरिक या डाईफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7। यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, फास्फोरस इवन नंबर में है। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा फोर्थ का, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब आपके पास बचे 2 फास्फोरस 3 ऑक्सीजन इंक्लूड हो गए, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। यहां पे ये हो गए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन अब भी बच रहे हैं। तो यहां पे ओके, ये हो गया आपका पॉलीफॉस्फोरिक एसिड डाईफॉस्फोरिक एसिड। अब इन सब में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिस फास्फोरस से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही फास्फोरस ऑक्सो एसिड आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, सिल्वर मिरर आपका देगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर मिरर देगा। अब सिल्वर मिरर होता क्या है, सिल्वर मिरर मतलब 2Ag, 2 सिल्वर क्रिएट होगा और सिल्वर ही जो है वो ग्लास की वॉल्स पे जो है चिपक जाता है। ओके, और सिल्वर मिरर उसे हम कहते हैं, सिल्वर जैसे सिल्वर के कलर की लेयर बन जाती है, उसी को हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो आपका ये कंपाउंड जो होगा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, मतलब ये वाला फास्फोरस ऑक्सो एसिड। तो 8th में आपका ऑप्शन सेकेंड हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जैसा कि इस कंपाउंड को देख के ही लग गया, इस कॉम्प्लेक्स को देख के ही लग गया। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट respectively in CO, NH3, 5, Cl, square bracket Cl2R, 3n5, 2n6, 2n8 and 3n6। ये हो गए ऑप्शंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जो कि बेस्ड है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स के रूल पर।
तो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ डिफिनेशंस दी थी। यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो जैसा कि फॉर किसी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो वर्नर के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल होता है वो लोकेटेड होता है ब्रैकेट में सबसे लेफ्ट साइड। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एटम। NH3 सेंट्रल मेटल के राइट साइड क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स, अब लिगेंड्स कौन होते हैं? केमिकल स्पीसीज having tendency to donate at least one electron pair to central atom। कोई भी केमिकल स्पीसीज जिसकी टेंडेंसी होती है सेंट्रल एटम को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, उसे हम कहते हैं लिगेंड। तो मतलब अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ऐसे भी होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जो 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन के बेस पे इसका सोल्यूशन। तो ये सेंट्रल एटम हो गया, ये लिगेंड्स हो गए, और बाहर जो होता है उसे हम कहते हैं काउंटर आयन। ये हो गया आपका काउंटर आयन। काउंटर आयन अगर निगेटिव है, निगेटिव काउंटर आयन आपका लेफ्ट रहता है, और पॉजिटिव काउंटर आयन आपका राइट साइड में रहता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा, वो रहेंगे आपके पॉजिटिव साइड में, कहा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। और ये जो हो गया इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो आयोनाइजेबल नहीं होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है, जबकि जो काउंटर आयन होता है वो आयोनाइज हो जाता है। मतलब कि अगर इसको हम डिसॉल्व करें या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो Cl2 2 Cl स्फीयर के बाहर है, 2 Cl Ag के साथ रिएक्शन, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। कैसे निकालते हैं? इसको हम एज्यूम करते हैं x। NH3 पे जो है NH3 का होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH3 मॉलिक्यूल पे Cl पे होता है -1। ओके, अब 2 काउंटर Cl2 लगा है तो टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है आपका +2 चार्ज। ओके, तो आइए देखते हैं कोबाल्ट पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम पे जो होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो x + 0 × 5 अमोनिया है, माइनस Cl है -1 = +2। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? कोबाल्ट पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा x 5 × 0 0 -1 = +2, x = +3। तो कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, और यही +3 हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वर्नर कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है कॉम्प्लेक्स के स्पेशियल अरेंजमेंट में
लिगेंड के और सेंट्रल एटम के कोई रोल नहीं प्ले करता है। ओके, अब दूसरा टर्म आ गया सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड डोनेट करता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे यहाँ पे 5 अमोनिया है तो हर एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया अमोनिया के द्वारा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया क्लोराइड आयन के द्वारा। तो इस टाइप से 5 + 1 6 हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो हो गई 6 = कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब ये लिगेंड का जो है अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम डिटरमाइन करता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड के नंबर को नहीं बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट किए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 अमोनिया से और एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोराइड आयन से डोनेट किया गया कोबाल्ट 3+ को। तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी हो गई +3। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे ये मैच कर रहा है 3 और 6, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नो नो नो, प्राइमरी वैलेंसी 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी 6। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो ये सेकंड या थर्ड पेज पे ही आपको मिलेगा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वहीं से क्वेश्चन आपका पिक किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। This is the question number 10. An ammonical metal salt solution gives a brilliant red precipitate on addition of dimethyl glyoxime. The metal ion is, कह रहा है कि मेटल आयन कौन सा है जब अमोनिकल मेटल साल्ट सोल्यूशन का रिएक्शन कराया जाता है डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड से। तो मेटल आयन कौन सा है? Cu2+, CO2+, Fe2+, Ni2+। तो डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड का अमोनिकल मेटल साल्ट सोल्यूशन में रिएक्शन एक फेमस रिएक्शन है। ये रिएक्शन होती है Ni2+ की डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड के साथ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन तो आपका हो गया ये। अब देखते हैं कि डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड क्या होता है। तो डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड आपका कुछ ऐसा होता है। ये हो गया डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड, ये है आपका DMG डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड। अमोनिकल साल्ट सोल्यूशन में क्या काम करता है? ये हो गया आपका अमोनिया एक्वस सोल्यूशन। अब ये अमोनिया एज अ बेस यहां से एक प्रोटॉन एक DMG मॉलिक्यूल से अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बना लेता है NH4। तो अगर दो होंगे, अब दो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको 2 DMG की जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स बनाने में, इसलिए हम ऑलरेडी 2 लेके चल रहे हैं। एक भी रिएक्शन लेगा तो क्या करेगा? ये बना लेगा, एक H+ निकालेगा NOH वाले पोजीशन से, एक मॉलिक्यूल से एक H+ निकालेगा। तो 2 DMG से 2 H+ निकालेगा। अब अमोनिया की कितनी नीड होगी? 2NH3। अब यहाँ पे क्या बनेगा? +2NH4 प्लस, और यहाँ बनेगा जो डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड था वो बन जाएगा डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेट, मतलब एनायन। कैसे? ये आपका बन गया, जो डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइड था ये बन गया डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेट। ओके, ये एनायन जो है एज ए लिगेंड वर्क करता है
दिस वन इज द बाइडेंटेट लिगेंड। क्यों बाइडेंटेट लिगेंड है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट दो नाइट्रोजन एटम जो कि लॉन पेयर रखे हुए हैं, ये दोनों लॉन पेयर डोनेट करेगा एक निकिल मॉलिक्यूल को, और दो डीएमजी मॉलिक्यूल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे Na2+ को, मतलब जो होता है सेंट्रल एटम या आयन, जैसा कि कोऑर्डिनेशन की वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बाइडेंटेट लिगेंड है, और लो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये कराता है पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ये डी इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट क्या होते हैं, हम समराइज करके यहाँ देख लेते हैं। लिगेंड वो केमिकल स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन को। ओके, देखते हैं। ये है आपका Na+ प्लस DMG। ये दो DMG जो होंगे, ये DMG लिगेंड जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में Na2+ के साथ अमोनिया सोल्यूशन में रिएक्शन देता है, और यहां से 2H NH3 ले लेता है, और ये 2Mg एनायन के फॉर्म में, मतलब डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट एज ए लिगेंड, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और आपका बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स NiDMg ट्वाइस। यही होता है आपका रेड प्रेसिपिटेट। क्या हुआ, रेड प्रेसिपिटेट आपका हुआ ये। ओके, अब ये बनता कैसे है, ये देखो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट का, कुछ ऐसा होता है। ओके, CH3 ये हो गया, ये डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट का स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आ गया आपका निकल। तो क्या होगा, अब यहाँ पे निकल है, अब ऐसे रिएक्ट करेगा नहीं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपका जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसको हम रीअरेंज करेंगे, मतलब इस टाइप से लिखेंगे कि ये निकल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके इजिली। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे OH, और इसको हम यहाँ लिख देंगे O। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इधर OH, ओके। इस ऑक्सीजन से यहां बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इस ऑक्सीजन से यहां बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करें, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, निकिल आपका सेंटर में है, और N बाइडेंटेट लिगेंड है, तो क्या करेगा, इसको हम अटैक कराते हैं। ये एक स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसा, स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ओके, ये हो गया आपका NiDMg ट्वाइस रेड प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो Ni है, Ni के जो D के इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। ओके, कैसे पेयर्ड हो जाएंगे, ये देखिए। Na2+, निकल को जो एटॉमिक नंबर होता है 28, यहाँ बचे 26 इलेक्ट्रॉन, 3D8 4s0 4p0, ये हो गया। ओके, अब यहाँ सिंबलाइज कर लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन।
तो ये D के ऑर्बिटल हो गए सिंबॉलिक फॉर्म में, ये हो गए S के, और ये हो गए 3 ऑर्बिटल P के। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसे 5 to 7 1 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? जब DMG यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या करेगा? DMG पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयरिंग करा देगा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का, और जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये S है और ये 3 क्या हो गए? PK हो गए। PK मतलब PK नहीं, PK ऑर्बिटल हो गए। ओके, अब हमको चाहिए DMG क्या है? DMG बाइडेंटेट है। 2 DMG कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 DMG 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 ऑर्बिटल हमको चाहिए जो कि आइडेंटिकल इन शेप एंड सिमिलर हो, शेप में और एनर्जी भी इनकी सेम हो। बट ये D का है, ये S का है, ये P का है। तो अब हमको क्या कराना पड़ेगा? हमको कराना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। इनका कराना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। 4 चाहिए, DSP, P के 2 चाहिए, तो यहाँ पे DSP2 हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। अब DSP2 जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ये जो D वाले ऑर्बिटल हैं ये तो सेपरेट हो गए, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनको हम एक साथ रखेंगे। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको हमने रख दिया रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। जो P वाला नॉन हाइब्रिडाइज्ड था ये है, और जो है ये D के अनहाइब्रिडाइज्ड। और ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके ऑल द 4 DSP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के। These 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं, इक्वल इन शेप एंड एनर्जी हैं। अब जो DMG के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, वो DMG के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ जाएंगे? इसको मैं डैश डैश करके दिखाता हूं। ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर DMG के आ गए, ये आपके D के हो गए, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से निकल 2 प्लस DMG के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ DMG के साथ रिएक्शन करके अमोनिया सोल्यूशन में NiDMG ट्वाइस बनाता है, जिसका कलर होता है रेड कलर का, या रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ये है डाइमेथिल ग्लाइऑक्साइम। जहां पे C डबल बॉन्ड NOH हो उसे हम कहेंगे ग्लाइऑक्साइम। अब ग्लाइऑक्साइम अमोनिया सोल्यूशन में क्या करता है? अमोनिया सोल्यूशन में जो ये बन जाता है आपका निगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज में, जिसे हम डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो कि लो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कराएगा। इस टाइप से ये आपका बना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आपकी है DSP2। तो ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ ऐसे दिख रहा है, सेम वही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में है। ओके, मतलब पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हम नहीं शो कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं शो कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स पे यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है और Ni2 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव Ni के और 2 निगेटिव 2 मॉलिक्यूल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट के एक दूसरे कैंसिल कर दिया और हमारा बना ये कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये NiDMG ट्वाइस रेड प्रेसिपिटेट वाला कॉम्प्लेक्स आपका कुछ ऐसा है। एक प्लेन में है Ni है और आपका DMG है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट। ओके, DMG से कंफ्यूज मत होइएगा। डाइमेथिल ग्लाइऑक्साइम ये है और ये है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेट। इस प्रकार से आपका ये रेड प्रेसिपिटेट बना। तो इस टाइप से इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा Ni2+। तो 10 क्वेश्चन में ही काफी लंबी वीडियो हो गई है। इस वीडियो को जो है हम 10 क्वेश्चन तक ही लिमिटेड रखेंगे।
अदर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप कि ये जो डिटेल सोल्यूशन है आपका विद द थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, ये आपके रिजल्ट में जो है प्लस पॉइंट या कैटलिस्ट का काम करेगा। तो बने रहिए आप सब कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के साथ, और ऐसे ही सोल्यूशन पाने के लिए अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। ओके, सो दैट आई कुड मेक मोर वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। तो आपका एग्जाम जैसा कि जी मेंस का होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए आप लोग बराबर रिविजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट, अब नए कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और उस क्वेश्चन के थ्रू ही जो है आप थ्योरी को रिवाइज करिए। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।